हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट नितेश कुमार बिजनेस लॉ की क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के लास्ट टॉपिक का क्लास है। बहुत लंबी जर्नी थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, जो स्टूडेंट पहले से क्लास को फॉलो कर रहे हैं। सोचो कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट में आपने स्टार्ट किया, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, फ्री कॉन्सेंट, मतलब एक छोटे बच्चे के रूप में आपने देखना शुरू किया। फिर जब आप इंडेमनिटी गारंटी पे आए तो थोड़े मैच्योर हो गए, और अब जब आप एजेंसी पे हो तो मानना यह होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए पूरी तरह आप वयस्क हो चुके हो, एडल्ट हो चुके हो, नॉलेज वाइज नहीं, उम्र वाइज तो आप पहले ही हो चुके होगे। ठीक है जी। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का टॉपिक आज हमें देखना है। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का लास्ट टॉपिक है। दैट डजंट मीन कि आपके सीए फाउंडेशन में जो बिजनेस लॉ होता है उसका लास्ट टॉपिक। ठीक है जी। आज इस टॉपिक को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। नहीं, कुछ बच्चे नए क्लास में बैठे हुए हैं, वो आज ये सोच रहे होंगे कि ये लास्ट टॉपिक सर पढ़ाएंगे, पता नहीं समझ आएगा या नहीं। ऐसे ही क्वेरी साइंस विंग के स्टूडेंट का है, सामने बैठा हुआ। गौर से मेरी बात अंडरलाइन करके समझिएगा कि यहां पे साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट आए हुए हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं, और उनका क्लास में आते ही मुझसे ये कहना था, मैं तो साइंस बैकग्राउंड का। भाई साहब, ये जो बिजनेस लॉ है ये सबके लिए बराबर है। वो कॉमर्स वाले कोई बहुत बड़ी ऊंची प्रजाति के नहीं है कि वो पूरी तरह पढ़ के आए हुए हैं, उनको भी मैंने ही पढ़ाया है। ठीक है। और वो पहली बार इस टॉपिक को यहां पे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सब्जेक्ट के लिए ऑल आर इक्वल, सब बराबर हो। ऐसा नहीं कि गेम में साइंस वाले, आर्ट्स वाले वो पिछड़ गए हैं, सब बराबर हैं। यहीं से गेम बिगिन होता है। नाउ द गेम स्टार्ट्स, नाउ द रेस बिगिंस। अब आप पे डिपेंड करता है यहां से आप कैसे एज लोगे दूसरे के ऊपर। और बहुत अच्छा मौका है, कोई भी स्टूडेंट जो इस टॉपिक को पहली बार देख रहे हैं उनको मुझे भी समझने का मौका मिलेगा कि इस टॉपिक को मैं आज आपके क्लास में क्लियर कर पाता हूं या नहीं। चैलेंज है। अगर क्लियर कर दिया तो पूरा लॉ ढंग से पढ़ा दूंगा, और नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो चलते हैं, इन्हीं बातों के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। तो चलो, हमारा है पेपर 4, पेपर 2, सॉरी, पेपर 2 बिजनेस लॉज, चैप्टर का नाम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। थोड़ा इसका क्लासिफिकेशन एक बार और मैं दोहरा दूं, वरना मैंने पहले से बताया हुआ है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को हम दो पार्ट में बांटते हैं। जनरल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होगा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। जनरल कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। जनरल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 1 to 75, सेक्शन मीन्स ये लॉ पार्लियामेंट में बनाया गया और इस लॉ का हर पार्ट सेक्शन कहलाता है।
ये बात बार बार मैं रिपीट करता हूं, आपके ना कहने पे भी रिपीट करूंगा, आप कहते भी रहोगे तो भी रिपीट करूंगा, आप मुझे रोक नहीं सकते हो। ये बताना मेरा काम है, मेरा धर्म है, और वो मैं करूंगा। ठीक है जी। 1 to 75 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ये आया सेक्शन 124 सेक्शन 124 to 238 नहीं, और इसी में टॉपिक निकलता गया आपके आंखों के सामने, इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज, और फिर कहा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। मैंने अगर बोला नोट करने को तो नोट कर लेना चाहिए, पता नहीं ये मौका फिर कब मिले ना मिले। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, मेरा बात है कि एक चीज को बार बार रिपीटेटिव बेसिस पे अगर हम समझते हैं, बेटा समझते हैं, लिखते हैं, तो वो हमारे बोलचाल का ढंग हो जाएगा, वो हमारे लिखने का ढंग हो जाएगा, और यही एग्जाम के कॉपी में आना शुरू हो जाएगा, और यहीं से आपके मार्क्स बनने लगेंगे। यही तो चाहिए आपको। मुझे पता है ये बात आपने पहले भी नोट की होगी, लेकिन एक बार और लिख लेने में कोई नुकसान तो अपना है नहीं। चलिए, ठीक है बेटा। कहने का मतलब हम हैं कहां पे, अभी हम अपने डिस्कशन में इस पॉइंट पे हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए कि हाउ योर सिलेबस इज मूविंग। इस पेपर में यह भी एक दिक्कत है, आगे तो हम पढ़ते जाते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि हम हैं कहां पे और इससे पहले हमने क्या क्या किया हुआ है। यही परेशानी का कारण बनता है। इधर आइए, चलिए यहां पे देखिए। अब इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में इधर देखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 मतलब ये कानून, एक्ट मींस कानून, ये कब आया? 1872 में। यही हुआ ना, ऐसे भी लेके चलो ना, ये कानून 1872 में बनाया गया, बहुत पुराना कानून है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में हमारे लॉ का जो सेक्शन लगने वाला है वो लगने वाला है सेक्शन 182 to 238। सेक्शन कहने का मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये कानून जो पार्लियामेंट में बनाया गया है, उसके 182 182 पार्ट से लेके 238 तक लगना है। नहीं, अब छोड़ो लॉ क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। थोड़ी देर इस बात को आप समझिए, लॉ जो बोलेगा देखेंगे। अब दो मैं आपको मुहावरा बताता हूं, या मुहावरा कह लीजिए, लोकोक्ति कह लीजिए, इडियम्स कह लीजिए, फ्रेजेज कह लीजिए। अगर मुझे ना बोलने आता हो तो मुझे माफ कीजिए, लेकिन हम समझा देंगे अपनी बात को। दो बातें हैं एजेंसी के लिए, एजेंसी के लिए। पहली बात, गौर से सुनिएगा, एक व्यक्ति, क्या मैं बोल रहा हूं, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी तीसरे व्यक्ति के सामने रिप्रेजेंट करता है, वो व्यक्ति एजेंट कहलाता है। क्या कहा हमने?
अभी आपको कुछ नहीं पता है, छोड़ दीजिए ना, हिंदी पढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति, दोहराइए इस बात को, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी तीसरे व्यक्ति के सामने अगर रिप्रेजेंट करता है तो वो एजेंट कहलाता है। गौर सुनिएगा, एकदम ब्रांडेड है, ब्रांड नीतीश कुमार का ये है क्रिएशन। तो थोड़ा सा यहां पे देखिएगा, मैंने पहली बात बताई और अक्षरशः ऐसे ही चाहूंगा कि आप नोट कर लीजिए, घबराइए मत। आज ही देखना ललित कुमार, पहली बात क्या है, मैंने क्या बोला, क्या बोला? एक व्यक्ति, यही बोला है ना, दूसरे व्यक्ति को, जो बोला है वही लिख रहा हूं, दूसरे व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति के सामने, ऐसे ही नोट कीजिएगा, बहुत आसान बन जाएगा, आप मान के चलिए मेरी बात को। तीसरे व्यक्ति के सामने, थोड़ा मान लीजिए ना, और अच्छी अंग्रेजी आती होगी तो उसको इंग्लिश में कर लीजिए, क्या दिक्कत है? फिर हम तो भाई हिंदी मीडियम में बहुत अच्छा था। हाँ हाँ, इसका इंग्लिश में बताएंगे, घबराइए मत। लेकिन आप ऐसे लिखिए ना, मेरे लिए भी मान लीजिए ना एक बार, क्या दिक्कत है? तीसरे व्यक्ति, ठीक लिख रहे हैं ना, के सामने रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है, आप रिप्रेजेंट लिखिए। क्या मैंने बोला? क्या मैंने बोला है? हेलो हेलो, कम हियर, हेलो, क्या मैंने बोला? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, हेलो, एक व्यक्ति, क्या मैंने बोला है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति के सामने रिप्रेजेंट करता है। दोबारा बोलिए मुझे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति के सामने रिप्रेजेंट करता है। इंग्लिश में पकड़ लें इसको, वन पर्सन, हेलो कम हियर, वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन gives representation before third person. One person on behalf of one person on behalf of another person gives representation before third person. तो जो पर्सन रिप्रेजेंटेशन देगा, रिप्रेजेंटेशन कौन दे रहा है? एक व्यक्ति, इसको एजेंट करेंगे। और दूसरा रूल, एक बहुत अच्छा रूल आपको बताया हुआ है, और इसी दोनों रूल पे हम अपनी क्लास को लगा देते हैं, देखा जाएगा बाद में क्या होता है। करेगा कोई, भड़ेगा कोई, क्या है? क्या मैंने बोला? करेगा कोई, अब हिंदी में स्पेलिंग गलत हो जाए तो भैया कोई बात नहीं, भड़ेगा नहीं, भड़ेगा, भड़ेगा, भड़ेगा कोई और, खत्म। यही पूरी कहानी है इस पूरे चैप्टर के अंदर। करेगा कोई, भड़ेगा कोई। एक एग्जाम्पल लेते हैं, गौर से देखिएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझिए। एक बैंक के रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आते हैं, बैंक का प्रतिनिधि आपके पास आता है, एकदम लच्छीदार भाषा, या बैंक वगैरह छोड़ो ना, ये बहुत लंबा चीज। आपके घर में, सुनिए मेरी बात को, एक्वागार्ड आरओ प्लांट लगाने कोई आता है। आरओ प्लांट उसका है क्या? आरओ प्लांट उसका है क्या? हेलो जी, आरओ प्लांट उस व्यक्ति का है क्या? नहीं, वो तो एक्वागार्ड कंपनी का है, वो तो केंट के नाम से है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का है। वो आया,
मतलब वो व्यक्ति, एक व्यक्ति आया आपके घर, किसके बिहाफ में आया? एक्वागार्ड के बिहाफ में आया। एक व्यक्ति आपके घर आया, किसके बिहाफ में आया? एक्वागार्ड उसका अपना नहीं था, वो किसका था? वो किसी कंपनी का था, वो हिंदुस्तान यूनिलीवर का केंट प्रोडक्ट था ना। तो दूसरे व्यक्ति को के लिए आया, दूसरे व्यक्ति के बिहाफ में आया, और किसके पास आया? तीसरे व्यक्ति के पास। और तीसरा व्यक्ति कौन है? आप हैं। और आपको कहा केंट का आरओ बहुत अच्छा है, लगा लो। केंट का आरओ बहुत अच्छा है, लगा लो, यही कहा था। तो क्या आप उस व्यक्ति जो आपको आके ऐसा कह रहा है, उस व्यक्ति की बातों पे भरोसा कर रहे हैं क्या? आप वो जो देखते हैं ना आज के डेट में, पट्टा बांध के भेज देता है किसी को, हाँ, यहाँ पे टाई लगा के, और यहाँ पे लिखा रहेगा एकदम जैसे कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव है। आप उस व्यक्ति पे भरोसा किए क्या? नहीं, आप केंट नाम पे भरोसा किए, आप हिंदुस्तान यूनिलीवर पे भरोसा किए और आरओ खरीद लिए। तो बात समझ रहे ना? तो ऐसा करते हुए दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, यही एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरी बात यहां पे सेट कीजिए, आरओ बेचा किसने? फिर मैं देख रहा हूं, आरओ बेचा किसने? एक व्यक्ति ने। और खराबी हुई तो आप किससे क्लेम कीजिएगा? केंट कंपनी से कीजिएगा, एक्वागार्ड से कीजिएगा। मतलब बेचा कोई और लायबिलिटी किसी और पे होगी। बेचा किसने? एक व्यक्ति ने, एजेंट ने, जबकि लायबिलिटी उसकी नहीं होगी, जिम्मेवारी उसकी नहीं होगी, देनदारी उसकी नहीं होगी। देनदारी किसकी होगी? एक्वागार्ड खराब हो गया, सीधा आप जाइएगा, अरे हमने तो 25,000 का एक्वागार्ड लगाया, केंट वाटर प्यूरिफायर लगाया, ये तो खराब हो गया। भरेगा कौन? वो केंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर भरेगा। समझ रहे ना? तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई। इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे ये टॉपिक बेस्ड है। मतलब आप एक बात समझो, एजेंट, यही एजेंट है, एजेंट करता हुआ कोई और नजर आ रहा है। हेलो हेलो, काम करता हुआ एजेंट नजर आ रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे बैठा हुआ डॉन कोई और है। ये तो बस एक मान के चलिए प्रतिनिधि है, इससे काम कोई और करवा रहा है और लायबिलिटी उसकी है। आज के डेट में सोचिए, आपके घर पे बैंक से, इंश्योरेंस कंपनी से एजेंट वगैरह आ जाते, अकाउंट खुलवा लो, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, होता है कि नहीं? नाम सुनते हो कि नहीं? और वहां भी नाम सुनते हो, एजेंट आया। अब एलआईसी का एजेंट आया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, नाम तो सुना होगा बेटा। तो ये जो एजेंट आया, जो टाई पहन के आया है, पट्टा बांध के आपके पास आया है, वो अपनी पॉलिसी बेच रहा है क्या? नहीं। इसलिए सावधान रहना, सतर्क रहना, जागरूक रहना, अवेयर रहो, अलर्ट रहो। वो जो कह देगा कि मैं बैठा हूं ना, आप कहो कि ए सर, हमारे सर ने हमें, नितेश सर ने पढ़ा के भेजा है, तू तो कुछ है ही नहीं रे। जैसे पॉलिसी अगर निकल गया तू तो दिखाई नहीं देगा। बताओ एलआईसी क्या कहता है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट दिखाओ मुझे, क्योंकि तुम तो कुछ नहीं है भाई, तुम तो एलआईसी के प्रोडक्ट को मेरे से बेच रहे हो। एलआईसी दूसरा व्यक्ति, उसके बिहाफ में जो काम किया वो एजेंट, और तीसरा व्यक्ति कौन हो गया? कस्टमर। एजेंट आपसे लंबी चौड़ी बात करेगा, और महिला एजेंट हो गई तब तो बात खुद, बस एक मुस्कुराहट पे बेटा पॉलिसी ले लोगे और उसी समय गए। एजेंसी में गौर से सुनिएगा, महिला एजेंट अगर आई, भैया पहले और दुगुना तिगुना चारगुना अलर्ट हो जा।
एजेंट में तो ऐसे भी अलर्ट हो जाता है तू, और महिला एजेंट आ गई तब तो 4 गुना एजेंट अलर्ट हो जाना, क्योंकि वो तो मुस्कुराहट से एक LIC की पॉलिसी बेच देगी। अब बेटा इधर उधर कुछ हुआ तो जाके LIC से बात करो, LIC कहेगा मैंने तो ये कहा ही नहीं था, दिखाओ मैंने कहां कहा था। इसलिए बड़े सावधान होकर बात करनी है। एजेंट जो कुछ भी करता है उसकी लायबिलिटी किसकी होगी? भरेगा कौन? LIC भरेगा, इंश्योरेंस कंपनी भरेगा। ठीक है, तो ऐसे, और LIC ने ये काम किससे करवाया है? अपने एजेंट से। अच्छा एक बात बताइए, एजेंसी या एजेंट को अपॉइंट करने का क्या कारण होगा? थोड़ा सोच के देखिए। कोई लॉ अभी तक नहीं बात की है, हम एक शब्द आपको लॉ का नहीं बताए। हम एजेंट से हम क्यों काम करवाते हैं? खुद कर लेते हैं भाई। ऐसा होता है कि कभी कभी लिमिटेशन होता है पहुंच का, रिच का। हम नहीं पहुंच सकते, LIC नहीं पहुंच सकती है, LIC कंपनी गांव गांव तक नहीं पहुंच सकती है, अपने पॉलिसी को नहीं पहुंचा सकती है। तो उसने क्या किया? अपने एजेंट को अपॉइंट किया, और वो एजेंट विलेज विलेज घुमा, साइकिल से घुमा, स्कूटी से घुमा, और LIC के प्रोडक्ट को बेचा। तो सोच के देखो, यही एजेंट की कहानी। आपको मैं एक और एग्जांपल बताता हूं, और वो एग्जांपल आपको पता है, मुझे पता है कि आपको जानते हैं। एप्पल कंपनी USA की है, अमेरिका की है। क्या बनाती है? आईफोन बनाती है। टिम कुक साहब आके, एप्पल कंपनी के CEO, वो आके मोबाइल फोन इंडिया में बेचेंगे क्या? नहीं संभव है। तो उन्होंने इंडिया में अपना एजेंट अपॉइंट किया, और वो एजेंट क्या करता है? बड़े छोटे छोटे दुकान खुले हुए हैं, हॉटस्पॉट खुला हुआ है, रिलायंस डिजिटल खुला हुआ है, टाटा क्रोमा खुला हुआ है, आपके मोहल्ले, आपके स्ट्रीट में दुकानें खुली हुई हैं। वो क्या करता है? एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट को आपको बेचता है। और प्रोडक्ट में खराबी हुई तो करेगा कोई, भरेगा कोई। एजेंट तो बेच के उड़ गया। अब अगर मोबाइल फोन खराब हुआ तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है? एप्पल कंपनी की है। इसलिए एप्पल कंपनी अपना ऑथराइज्ड सोर्स सर्विस सेंटर रखती है। आप जिस दुकान से मोबाइल फोन लेके आते हैं, अगर वो खराब होने पे मोबाइल फोन उस दुकान को देने जाइएगा, दुकानदार कहेगा चलो चलो नया मोबाइल फोन बेचते हैं हम। कहां से आ गया? जाओ सर्विस सेंटर में। बोलता है कि नहीं बोलता है? मतलब एजेंट का काम क्या था? आपको प्रोडक्ट सेल कर देना। और ये काम उसने किसके कहने पे किया? अपने प्रिंसिपल के कहने पे किया। और लायबिलिटी किसकी होगी? भरेगा कौन? प्रिंसिपल। मतलब मोबाइल फोन अगर खराब हुआ तो एजेंट की जवाबदेही नहीं है, वो किसकी जवाबदेही है? भरेगा कौन? एप्पल कंपनी भरेगा। तो बिजनेस को एक्सपेंड करने का एक ढंग है ये, जहां पे हम फिजिकली लोगों तक नहीं पहुंच सकते, तो हम क्या करते हैं? अपने एजेंट से अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचवाते हैं। क्लियर है यहां तक? इसमें क्या नया बताया हमने? अब आइए अब देखें यहां पे लॉ का क्या कहना है। हाउ लॉ डिफाइंस एजेंसी। एजेंसी, एजेंसी का कानून के अंदर परिभाषा क्या है? तो याद रखो, कानून के अंदर कोई परिभाषा नहीं है इसकी। मजा आ गया आपको? मतलब एक ऐसा टॉपिक पढ़ना, अब इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, सबका डेफिनेशन पहले पढ़ा के भेजता था, और आपको मैंने पहले भी बताया हुआ था वो डेफिनेशन लिखना चाहिए। प्लेज का डेफिनेशन सेक्शन 172 लिखने को हमने बताया था। यहां पे मस्त हो जाओ। लॉ ने नहीं बताया है एजेंसी क्या होता है, लॉ ने कुछ नहीं बताया।
लॉ ने किसको डिफाइन किया? लॉ ने एजेंट को डिफाइन किया है और लॉ ने प्रिंसिपल को डिफाइन किया है, एजेंसी को डिफाइन नहीं किया है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या कहता है लॉ। एजेंट को डिफाइन किया है। एजेंट को कहां डिफाइन किया है? सेक्शन 182 में। An agent is a person who acts on behalf of another or represents another to third party in course of dealings। अब ये सबसे आप घबराइए मत, आप जानते हैं मैं समझा दूंगा, इसलिए शब्दों से आपको परेशान नहीं होना है। द पर्सन who represents another person is called agent। is called agent। The person who is represented is called principal। An agent is a person who acts on behalf of another or represents another to third party in course of dealings। नोट कर लिया आपने? अब यहां पे क्या क्या बात ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, एजेंसी का अभी हमने डेफिनेशन, लॉ के अंदर एजेंसी का डेफिनेशन नहीं है, और हमने भी अभी तक एजेंसी को अपने ढंग से डिफाइन करने की कोशिश नहीं की है। गौर से सुनिए, पहले बात को समझिए। या तो कानून एजेंसी को परिभाषित कर दिया देता, टॉपिक का नाम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है, तो कानून का काम था एजेंसी को परिभाषित करने का, नहीं किया उसने। तो अगली ड्यूटी मेरी बनती थी, क्योंकि हम आपके टीचर हैं, हम आपको बताते हैं एजेंसी मीन्स व्हाट, वो भी हमने अभी नहीं बताया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, लॉ ने एजेंट को डिफाइन किया है, तो एजेंट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, फिर उसके बाद हम एजेंसी को भी समझाने की कोशिश करेंगे अपने लैंग्वेज में। तो एजेंट क्या है? एजेंट इज अ पर्सन who acts और रिप्रेजेंट्स। दो शब्द को आप यहां पे पकड़ के रख लीजिए, और कॉमन बात क्या है? एनदर। कॉमन बात क्या है? एनदर पर्सन। मतलब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। पर्दे के पीछे कौन बैठा हुआ है? डॉन। पर्दे के पीछे कौन है? डॉन, जिसका नाम यहां पे क्या रखे हैं? एनदर पर्सन। उसको यहां पे हम हर जगह क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं? एनदर पर्सन। क्लियर है? इस एनदर पर्सन को इस एनदर पर्सन के बदले कोई पर्सन, जिसको क्या बोलेंगे?
एजेंट। अनदर पर्सन के बदले कोई व्यक्ति, जिसको क्या बोल रहे हैं, एजेंट, वो क्या करता है, एक्ट करता है। एक्ट मीन्स एक्शन करता है, कोई कार्य करता है, कोई शब्द कहता है। कहने का मतलब इसका क्या हुआ, दो बात हुआ। क्या हुआ, ये क्या कर रहा है, एक्शन, या कोई शब्द कह रहा है, अपने नहीं कह रहा है, ये शब्द इसके नहीं है, ये एक्शन इसके नहीं है, या रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अनदर पर्सन को। एक्शन किसके बिहाफ में कर रहा है, अनदर पर्सन के बिहाफ में। वर्ड किसके बिहाफ में कह रहा है, अनदर पर्सन के बिहाफ में। रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, अनदर पर्सन को कर रहा है। नहीं तो आईना के सामने खड़ा होकर ऐसा तो नहीं कहेगा, देखो जी हम उसके बिहाफ में कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे दो व्यक्तियों के बीच का संबंध है, गौर से सुनिएगा मेरी बात को। दो व्यक्तियों के बीच का संबंध है, एक, शुरू से पकड़ते चलिए, एक दूसरा व्यक्ति, एक पहला व्यक्ति, इन दो व्यक्तियों के बीच का संबंध है। लॉ के डेफिनेशन में अनदर पर्सन और एजेंट, इनका संबंध है। अनदर पर्सन के बिहाफ में ये कोई काम करेगा, अनदर पर्सन के बिहाफ में कुछ कहेगा, अनदर पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको, अनदर पर्सन को, उसी के सामने रिप्रेजेंट करके क्या करेगा, अनदर पर्सन के वर्ड्स को उसी को व्यक्ति को कह के क्या कहेगा। मतलब ये जितना भी ड्रामा है, अनदर पर्सन ने उसे गाइड कर दिया, डायरेक्ट कर दिया, निर्देशित कर दिया। अब ये काम किसके सामने करता हुआ नजर आएगा, तीसरे व्यक्ति के सामने नजर आएगा। वो तीसरे व्यक्ति का होना बहुत आवश्यक है, थर्ड पर्सन का होना आवश्यक है। इसको आप क्या कहते हैं, एजेंट कहते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना कैसे फ्लो चल रहा है हमारा। ठीक है, ये डेफिनेशन याद करने में आपको समय लगेगा। आप स्टूडेंट हैं, आप 17-18 साल के बच्चे हैं, आपको वो मैच्योरिटी नहीं होगी कि सेक्शन 182 एक बार आप एग्जाम के कॉपी में डाल लीजिए, लेकिन ये तो आप कह सकते हैं, ये तो बच्चों वाली बात है। अनदर पर्सन के बिहाफ में एजेंट उसके बिहाफ में काम करता है, उसके बिहाफ में कुछ कहता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, किसके सामने, थर्ड पर्सन के सामने। तो वैसा व्यक्ति क्या कहलाएगा, एजेंट कहलाएगा। रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति एजेंट कहलाएगा, और जिसको रिप्रेजेंट किया गया उसको क्या कहेंगे, अनदर पर्सन को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल बोलेंगे। बोलिए क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या कहलाया, एजेंट कहलाया, और जिसके सामने रिप्रेजेंट किया गया वो प्रिंसिपल कहलाया। नहीं, चलिए एक एग्जांपल देके समझाते हैं, और कहानी बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगी। अभी सुनिएगा, इसी में फिट कर देते हैं। इधर ही होता क्या है, आप सुनते होंगे कि कोर्ट में जब मुकदमा जाता है तो वकील साहब को अपॉइंट किया जाता है, वकील साहब को अपॉइंट किया जाता है। वकील साहब, साहब जरूर लिख दीजिएगा, आपको भी साहब बनाएंगे। अभी रुकिए, सीए साहब भी बनाएंगे, आप बहुत तरीके से बनाएंगे, और आप समझेंगे कि वो आपका रोल क्या है एजेंट के रूप में। रुकेगा, अभी तो पहले हम अपनी बात कर ले, पहला तो अपना देखना पड़ता है ना भाई। और आप हमारे बच्चे हैं, सीए बनने से पहले आप हमारे स्टूडेंट है भाई, तो आपका तो केयर अपने से भी ऊपर करना पड़ेगा भाई हमें। हाँ, अरे रुक जा ना भाई। तो वकील साहब क्या है, ये कौन हुए, वकील साहब, पूरा बोल भाई, हाँ साहब जरूर बोलना। और इनका ये मुवक्किल है। मुवक्किल आप समझते होइएगा, हिंदी में हिंदी में कहते हैं इसको क्लाइंट। हिंदी में मुवक्किल को क्या बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं। हिंदी में क्लाइंट बोलते हैं। अरे हिंदी में बोलते, तुम फिर उल्टा सीधा बोल रही है मेरे सामने, गलत बात।
हिंदी में, उर्दू में इसको क्लाइंट बोलते हैं, इंग्लिश में इसको मुवक्किल बोलते हैं। तो इनका ये क्लाइंट है, मुवक्किल। हाँ, कोर्ट में अगर मान लीजिए मुद्दा मुकदमा करना हो, कोर्ट में आपको पेशी पे बुलाया गया, तो क्लाइंट है आप, अनदर पर्सन है। हर व्यक्ति को हर क्षेत्र की जानकारी नहीं होती। अरे भाई, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप अपने फील्ड के माहिर हैं, कोर्ट का मुद्दा अलग चलता है। गौर से देखिएगा, आप इंजीनियर हैं साहब, आपको कोर्ट कचहरी का क्या पता, भगवान न करे आपको वैसा हो जाए। देखिएगा, फिर वो हंसना शुरू कर दी। अब उनका कैमरा हमें पूरा दिखा देना पड़ेगा, बात खत्म है। मैंने पहले बोला था, चलती हुई क्लास के बीच में ढंग का बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम, नहीं तो क्लाइंट जो है वो तो इंजीनियर है, डॉक्टर है। कोर्ट के सामने उसे कहने को कहा जाए तो वो तो उल्टा सीधा अपना इंजीनियरिंग का, आइंस्टाइन का लॉ, न्यूटन का लॉ बताने लगेगा। अब जज साहब को ये बात समझ में आएगा नहीं। तो कोर्ट ने क्या कहा कि साहब आप ही की बात कहेगा, आप ही की जुबान होगी, लेकिन बुदबुदाने वाला कौन होगा? वकील साहब होगी। जुबान आपकी है, लेकिन आपकी बात को कौन कह रहा है कोर्ट के सामने? वकील साहब। इसलिए कभी भी याद रखिए, जब कोर्ट में मुकदमा जाता है तो सबसे पहले वकालतनामा साइन होता है। सुन लीजिए, वकालतनामा साइन करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ अटॉर्नी। मतलब क्लाइंट ने एडवोकेट साहब को, हम ही को मान लीजिए, मुझे अपना वकील बना दिया, तो वो रिप्रेजेंट करेगा, अपॉइंट करेगा हमें। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर होगी। अब मैं जो मुकदमा लड़ रहा हूं, अपना लड़ रहा हूं क्या? ये मुकदमा मेरा है क्या? लाभ हानि मेरा होगा क्या? किसका है? क्लाइंट का है। और ये रिप्रेजेंटेशन, अब वकील साहब अपॉइंट हो गए तो क्या मतलब आईने के सामने ये बहस करेंगे? जैसे कोर्ट एडवोकेट वाला, कभी ड्रेस पहन के मैं दिखाऊंगा, आऊंगा एक दिन आपके सामने, अच्छा लगेगा आपको, पक्का वायदा। तो अब आईना के सामने वो जाके कहेंगे एज पर सेक्शन दिस वन हमारे क्लाइंट को ये सुविधा दी जाए, ऐसा तो नहीं कहना पड़ेगा। ये सारी खेल अब हो गया। अब ड्रामा कहां होगा? कोर्ट में। तो थर्ड पर्सन कौन हो गया? थर्ड पर्सन कौन हो गया? कोर्ट। जज, हाँ जज साहब, जज साहब, जज साहब, हाँ, उनके सामने ये रिप्रेजेंटेशन देना है। नहीं? कानून के अंदर बात समझिएगा, जब कोर्ट में पेशी होती है ना, तो जज साहब आपके क्लाइंट से कुछ नहीं पूछते हैं, वो जो वकील है खड़ा हुआ उससे पूछेंगे, क्या जी 2.5 लाख रुपए 5 लाख रुपए तुमको देना है, एक्सेप्ट करते हो? गौर से समझिएगा, ये किससे पूछा जाएगा? अगर मान लो रिकवरी का मुकदमा है तो कोर्ट में जज साहब ने क्लाइंट के एडवोकेट से पूछा 5 लाख रुपए जमा करना होगा, तैयार हो? वकील ने क्लाइंट से कुछ पूछा वगैरह नहीं, क्लाइंट वहां पे खड़ा है, कह दिया हाँ मैं जमा करूंगा, मैं एक्सेप्ट करता हूं। अब बताओ, क्लाइंट तो बेचारा सर पकड़ के बैठ गया। लेकिन जो एडवोकेट कोर्ट के सामने कह रहा है उसकी सारी लायबिलिटी किस पे है? क्लाइंट पे है। क्यों? आपने अपॉइंट किया। पहले लिखवा लिया जाता है वकालतनामा में कि मेरे बिहाफ में मेरा वकील मुझे रिप्रेजेंट कर सकता है कोर्ट में, और उससे जो भी लायबिलिटी एराइज होगी वो मेरी होगी। अब आइए हम सीए साहब की बात करते हैं। सीए साहब मतलब आप साहब, सीए साहब मतलब जो मेरा स्टूडेंट सीए बनने वाला है, बस उसकी बात करता हूं। अब क्या हुआ? फिर वहां पे किसी को पकड़ो तो अनदर पर्सन को पकड़ो, अनदर पर्सन को, ठीक है जी।
और मान लो आगे आपने देखा होगा, एक टॉपिक मैंने पढ़ाया है, द कंपनीज एक्ट। कुछ बच्चों का नहीं हुआ है, जिनका होगा। कंपनीज एक्ट, वो तो मिस्टर कैमरा को मैं बोल रहा हूं, देख रहे हो चल रहा है उधर, देख तो बेटा पीछे पलट के। हाँ, तो कंपनीज एक्ट में कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, थोड़ा सोच के देखो। तो एक व्यक्ति को कंपनी बनाना है जिसका नाम क्या है, अनदर पर्सन, ये क्लाइंट हो गया। उसने क्या किया, सीए साहब को अपॉइंट किया। सीए साहब को अपॉइंट किया, क्योंकि देखो फिर वही बात है ना, जो क्लाइंट है वो तो इंजीनियर है, उसके पास ना समय है ना जानकारी है। अब कंपनी बनाने में बड़े लंबे फॉर्मेलिटीज हैं, लीगल प्रोसेस है, बार बार मेल आएगा, रिप्लाई करना पड़ेगा, आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से आपका लेन देन होगा, ट्रांजैक्शंस होगा, कम्युनिकेशन होगा। क्लाइंट तो इंजीनियर है, तो उसने सीए साहब को अपना एजेंट बना दिया कि साहब हमारे बिहाफ में ये सीए साहब कंपनी को रजिस्टर करा सकते हैं, इनका जो एक्शन होगा वो इनका अपना एक्शन नहीं होगा, ये जो शब्द कहेंगे इनके अपने शब्द नहीं होंगे, ये जो रिप्रेजेंट करेंगे इनका अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, ये मुझे रिप्रेजेंट करेंगे किसके पास, आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, जो कंपनी को रजिस्टर करती है, आरओसी के पास, रजिस्ट्रार के पास। मान लो यही क्या हो गया, थर्ड पार्टी हो गया। अब जो आप रिप्रेजेंटेशन दीजिएगा वो सारा किसका है, क्लाइंट का है। आप कोई पेपर पे साइन कर रहे हैं, मतलब आप नहीं साइन कर रहे हैं, क्लाइंट साइन कर रहा है। आप कोई खर्च करने की बात कर रहे हैं तो आप नहीं कर रहे हैं, क्लाइंट कर रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रजिस्टर होने के बाद वो सीए को ऑथराइज किया जा सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर, सबको, मतलब कंपनीज एक्ट में ये अधिकार दिया गया है कि आप उसे अपॉइंट कर सकते हैं, वो आपके बिहाफ में रजिस्ट्रार से आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जाके ले आएगा। वो क्या हुआ, आपका एजेंट हुआ। एक्शन क्या क्या हमने देखा है, 3 बात देखा है, बताओ। एक्शन, वर्ड और रिप्रेजेंटेशन, इसके अपने नहीं हैं, ये किसके हैं, अनदर पर्सन के हैं। और उस अनदर पर्सन को क्या बोलते हैं, अनदर पर्सन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। और जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या हुआ, एजेंट। अब तो बेटा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बताओ। ठीक है, ऐसे भी नोट कर लीजिएगा ना, तो कभी बातों को समझना बड़ा आसान हो जाता है। मैं बराबर अपने बच्चों को कहता हूं कि क्लास में चलो एक छोटा सा, मुझे नहीं पता ये हमने क्या बनाया है, लेकिन मतलब इन बातों को अगर आप कॉपी पे लिख लेते हैं तो पूरी क्लास की बात आपके दिमाग में आ जाती है। आप यहां पे क्लास बेटा पढ़ने नहीं आए, केवल सेक्शन सीखने नहीं आए, हेलो, आप क्लास को पूरे दिमाग में उठा के बैठाने आए हैं, पूरे क्लास को बैठाने आए हैं, यही आपका काम है। तो ये सब थोड़ा बहुत नोट कर लीजिएगा, मेरे अनुसार थोड़ा सही रहेगा, बाकी मर्जी आपकी है। वकील साहब वाला एग्जाम्पल सही नहीं लगता था, सीए साहब वाला एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। अरे कुछ तो कीजिए। आज तो कुछ कुछ लोग मुझे पहचान में ही नहीं आ रहे, कोई बात नहीं। हो गया, इधर आइएगा बेटा, हो गया। तो अभी तक हमने किसको डिफाइन किया, एजेंट को, प्रिंसिपल को, और सेक्शन 182 के अंदर इसका डेफिनेशन है।
एजेंट क्या है दोबारा बता दूं, एजेंट कौन है? जो किसी एनदर पर्सन के बिहाफ में एक्शन करता है, वर्ड्स कहता है, रिप्रेजेंट करता है, किसके सामने? तीसरे व्यक्ति के सामने। क्या मैंने बोला है? हेलो, एजेंट का काम क्या है? एनदर पर्सन के बिहाफ में कोई एक्शन करता है, कोई शब्द बोलता है, कोई रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेशन देता है, किसके सामने? थर्ड पार्टी के सामने। मतलब फिर हमारी वही बात, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति के सामने रिप्रेजेंट करता है और उस व्यक्ति को हम एजेंट कहते हैं। जहां से शुरू किए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, छोटे बच्चों को समझाने के जैसा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एकदम 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे को लॉ पढ़ा रहे हैं। अब एजेंसी का डेफिनेशन दीजिए, लॉ के अंदर तो नहीं है। अब हम आपको कह दे लॉ के अंदर नहीं है तो सर आप कहिएगा सर आपको तो फीस दी है, हमें लॉ से क्या पता है, बताइए एजेंसी का डेफिनेशन। तो एजेंसी का डेफिनेशन मैं आपको समझाने की थोड़ी बहुत कोशिश करता हूं और समझ तो आप जाएंगे, कैसे नहीं समझेंगे महाराज। एजेंसी, एजेंसी को कहते हैं, एजेंसी रेफर्स टू द रिलेशनशिप। गौर से समझना है, एजेंसी रेफर्स टू द रिलेशनशिप वेयर अ पर्सन represents another person in course of dealings with third person। चलो चलो इधर देखो, बात वही है। हेलो, रिप्रेजेंट करता है एनी अदर पर्सन को थर्ड पर्सन के सामने, ये बात तो आपका जाना हुआ है, नहीं है? ये बात नहीं जाना हुआ है? बोलो क्या लिखा गया है यहाँ पे? एक पर्सन जो रिप्रेजेंट करता है अनदर पर्सन को दूसरे तीसरे व्यक्ति के सामने, तो ये बात तो आपको शुरू से बताते चल रहे हैं। यहाँ पे क्या नहीं आपको अभी तक बताए थे, दैट इज रिलेशनशिप। ये बात मैंने नहीं बताया था। हाँ बेटा, ये बात तो आपको बताया हुआ, गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं। अ पर्सन हु रिप्रेजेंट्स अनदर पर्सन इन फ्रंट ऑफ थर्ड पर्सन, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति के सामने प्रदर्शित करता है, वही बात तो है, शुरू से लेकर अभी तक यही कहानी चली है। अब एक नई बात आ गई, रिलेशनशिप। मतलब एक बात तो बहुत क्लियर हो गया, एजेंट बनाने के लिए, गौर से सुनिएगा बेटा, गौर से सुनिएगा, इधर देखिएगा, विशेष कॉन्सेप्ट है, विशेष शब्द है, इस शब्द को आपको समझना पड़ेगा, ऐसे ही आप अपना कॉन्सेप्ट बनाते हैं। और मुझसे कोई जल्दबाजी की उम्मीद मत कीजिए, आराम से हम पढ़ाते हैं, आप कुछ भी करके हमारी ट्रेन को तीव्र गति की नहीं बना सकते, वो आपके सामने बड़ा झूठा हो जाएगा बात, फिर समझा ही नहीं पाऊंगा मैं, फिर वही हो जाएगा कि आप मेरे क्लास करने के बाद भी बुक पे डिपेंडेंट रहें, और वो मैं रहने नहीं देना चाहता हूं। आपका हर लेवल पे लॉ पढ़ना है, इससे कम से कम आपको शांति तो दिलवाएं। ये रिलेशनशिप है। अच्छा एक बात बताओ, रिलेशनशिप और एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है? रिलेशनशिप और समझौते में क्या अंतर होता है? बेलमेंट रेफर्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट, जो पहले बच्चे पढ़े हैं। प्लेज रेफर्स टू अ कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मिला के देख लीजिए, हर जगह कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुआ है। हुआ है, नहीं हुआ है? जल्दी बोलो हाँ या ना। तुम लोग तो कुछ मत बोलो, तुम तो बस रिलेशनशिप से आगे बढ़ जाओ। इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, प्लेज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो? कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मीन्स समझौता,
तो हमें समझौता करना पड़ता है, तब हम अपने गुड्स को जाके प्लेस करते हैं। समझौता करना पड़ता है, और यहां पे समझौता करने की जरूरत ही नहीं है। एजेंसी तो संबंध का नाम है। देखा कितना प्यारा बात निकल के आ रहा है। एजेंसी में समझौता नहीं भी करना पड़ सकता है, यह तो संबंध का नाम है। संबंध बनते ही एजेंसी आ जाएगा। एग्जाम्पल, दुनिया का सबसे खतरनाक एजेंसी हस्बैंड और वाइफ। कानून वाले लोग हैं, हमें समझ है इस बात की। सबसे खतरनाक एजेंसी, सबसे खतरनाक रिलेशनशिप, इंडिया पाकिस्तान के बीच में एकदम बॉर्डर लाइन पड़ा हुआ है, लाइन ऑफ कंट्रोल, हस्बैंड एंड वाइफ। ये एग्रीमेंट से हस्बैंड एंड वाइफ बने थे क्या? समझौता किए थे? हाँ? अरे रुक जा ना, फिर तू मेरे सर्टिफिकेट, छोटा सा बच्चा है 18 साल का, मैरिज सर्टिफिकेट, दैट इज नॉट एग्रीमेंट। यहां तो शादियां, हस्बैंड और वाइफ का जो संबंध है, इसके लिए थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा विशेष बात है, और आपको विशेष बात विशेष रूप से समझाना चाहिए। मुझे विशेष बात विशेष रूप से समझाना चाहिए, तो सुनिए। मेरे बच्चे ने मुझे बोला कि मैरिज सर्टिफिकेट, अब उसकी बात का जवाब नहीं दूंगा तो तुम बुरा मान जाएगा, वो मुझे फीस दिया है। भाई हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है ना, समझो मेरी बात को, इसको कहा किया जाता है मेड इन हेवन एक्सिक्यूटेड ऑन अर्थ। स्वर्ग में बनता है, धरती पे लागू होता है। एंड वंस टायर्ड कैन नॉट बी अनटायर्ड। एक बार पीछे पड़ गई तो छोड़ेगी नहीं। और सातवीं बात, 7 जन्म तक का साथ है। ये जितने शब्द आप सुनते हैं ना, ये हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार, कानून के अनुसार विधि सम्मत शब्द हैं। अरे आप रुकिए ना, अभी रुकिए, अभी रुकिए, अभी रुकिए, अभी रुकिए। यहां पे देखिए, तो क्या है, दीज आर द डिफरेंट रिलेशनशिप्स। ये रिलेशनशिप है, और ये रिलेशनशिप बना हस्बैंड और वाइफ के बीच, और एक बार बन गया तो लॉ तो कहता है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म कहने का मतलब हमारा धर्म वगैरह का मतलब नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट, HMA, एक कानून है जिसके अंतर्गत यह बात है, एक बार बंद गया भैया टूटेगा नहीं। तो ये तो संबंध हुआ ना जी। अब यहां पे एजेंसी जो बना वो संबंध से बना। अब एजेंसी बनने का मतलब क्या हुआ? एक इंफॉर्मेशन जो वाइफ को दे दिया गया, मतलब हस्बैंड को दे दिया गया। पत्नी को सूचना दिया गया, मतलब पति को सूचना दे दिया गया। हस्बैंड के बिहाफ में वाइफ जाके शॉपिंग कर सकती है। गौर से समझिएगा, सारे लोग सुनते रहिए, घर में ये कहानियां जाके जरूर बता दीजिएगा। वाइफ जाके शॉपिंग कर सकती है, और जो बिल आएगा उसके पेमेंट की जिम्मेवारी उसके पतिदेव की होगी। खूब बढ़िया, एकदम। इसीलिए आज के डेट में 2 क्रेडिट कार्ड एक साथ कंपनी बना के देती है। एक हस्बैंड साहब को मिला और एक पत्नी को मिला, और पत्नी जाए और खूब शॉपिंग करे। सारी जिम्मेवारी उसके हस्बैंड की होगी, सारी लायबिलिटी हस्बैंड की होगी। तो दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप। अब बीच में ही किसी बच्चे ने पूछ दिया, क्योंकि पूछना तो हर का अधिकार है, कि डिवोर्स भी हो जाता है। डिवोर्स होता है, गौर से समझिए, डिवोर्स होता है, लेकिन यह रिलेशनशिप डिवोर्स के लिए नहीं बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव समझिए, हम बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट के लिए करते हैं। हमारा एम क्या है? प्रॉफिट कमाना। लॉस भी हो जाता है तो मैरिज निभाने के लिए किया जाता है, मोटिव ये है। अब नहीं चल रहा है तो अल्टीमेटली दैट विल रिजल्ट इन डिवोर्स। लेकिन डिवोर्स करने के लिए मैरिज नहीं किया गया था। आप समझिए, पंगा मत लीजिए, लॉ के टीचर से बात कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। आपको अगर थोड़ा सा 2 मिनट
समझाने में अगर कभी देरी होती होगी तो ये आप पक्का समझ लीजिए कि सर किसी पॉइंट पे फंसे हुए हैं, अगली बार उसको क्लियर कर देंगे, इतना तो भरोसा रखिए। आप बच्चों को खिलाना है, वो जो छोटे वाले बच्चे होते हैं उनको झूले के जैसा झुलाना होता है, बस इतना ही काम है। तो ये रिलेशनशिप है हस्बैंड और वाइफ के बीच। अब ये नहीं कहा गया मेरी वाइफ मेरी एजेंट है, अरे वो एजेंट है, जिस दिन शादी हो गई उसी दिन एजेंट बन गई। बोल बेटा, करेगी वो, बढ़ेगा तू। दूसरा, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, देखिए एम्प्लॉय को अगर आपने अपॉइंट किया तो बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट ही इज योर एम्प्लॉय, ही विल एक्ट एज योर एजेंट। वो आपका एम्प्लॉय है, इतने मात्र से ही वो आपका एजेंट बन गया। बात समझ लेना। अब जैसे फादर एंड चाइल्ड, आप याद करो ना, मोहल्ले में दुकान था, हाँ, दुकान पे वो छोटे छोटे बिस्किट वगैरह ये सब मिलते थे। अब आप जाके खरीद लेते थे, आप भरते कौन थे? आपके पिताजी भरते थे, है कि नहीं? तो वहां भी रिलेशनशिप है, और इस रिलेशनशिप से एजेंसी का निर्माण होता है। तो एजेंसी बनने के लिए गौर से समझिएगा, एग्रीमेंट की कोई जरूरत नहीं है। एग्रीमेंट होता है, गुड है। जैसे एग्रीमेंट कहां होता है? पार्टनरशिप के केस में, ऑल पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ अदर पार्टनर, वहां तक एग्रीमेंट के आधार पे हम काम करते हैं। लेकिन मेरा क्या कहना है, रिलेशनशिप के आधार पे भी एजेंसी बनाई जा सकती है। मतलब यहां पे एग्रीमेंट का होना कोई आवश्यक नहीं है। समझौता करना, इस बात के लिए वाइफ को राइट देना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। शी इज डिफैक्टो एजेंट, वो मानी हुई आपकी एजेंट है। ठीक है जी, तो एजेंसी इसे कहते हैं, एजेंसी का ये डेफिनेशन है। अब आइए नेक्स्ट हम देखें, दैट इज कॉल्ड द टेस्ट ऑफ एजेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, टेस्ट ऑफ एजेंसी। हमें चेक करना है कि एजेंसी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। ठीक है जी, तो इसको चेक करने के लिए हमें दो क्वेश्चन का आंसर ढूंढना पड़ेगा, और दोनों क्वेश्चन का आंसर अगर अफर्मेटिव हो तभी हम कहेंगे एजेंसी है, वरना एजेंसी नहीं है। मार्क करके चलिए, यही आपके लिखने के वर्ड्स होंगे। टेस्ट ऑफ एजेंसी, एजेंसी है या नहीं? बेटा यहां पे देखिए, एजेंसी है या नहीं, इसके लिए हमें दो कंडीशन से गुजरना पड़ेगा, और दोनों का जवाब, दोनों क्वेश्चन का जवाब, दोनों प्रश्न का जवाब अगर सकारात्मक है, अफर्मेटिव है, तभी एजेंसी है, वरना एजेंसी नहीं है। और ये छोटे क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। बात समझ लेना। अब यहां पे टू टेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एजेंसी, टू टेस्ट्स, मैं क्या बोल रहा हूं, टू टेस्ट्स आर required to be passed, required to be passed if the result of both tests is in affirmative
if the result of both tests is in affirmative, agency exists, otherwise not. आपको दो टेस्ट में बता रहा हूं, दो कंडीशन बता रहा हूं और दोनों कंडीशन को पास करने, हेलो, दोनों को, कोई एक नहीं, दोनों कंडीशन को पास करने, दोनों कंडीशन अगर पास हो गया तब आप मान के चलिए एजेंसी है। देखिएगा पहला टेस्ट का कंडीशन क्या है, लिखिएगा टेस्ट नंबर 1। एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है अपने को, where action or words of one person binds the other person, binds the another person. Where words and action of one person binds the another person. गौर से समझिएगा, यहां पे देखिएगा, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए एक बैंक है जिसका नाम है एक्सिस बैंक, और एक्सिस बैंक के ब्रांच मैनेजर हैं, जो ब्रांच के हेड होते हैं। अ पर्सन इज मैनेजर ऑफ एक्सिस बैंक, और थर्ड पार्टी एक कस्टमर है जिसका नाम है मिस्टर एक्स। तो एक्सिस बैंक को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है बेटा, यहां पे देखिएगा, एक्सिस बैंक को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, उसका मैनेजर कर रहा है ना, उसका मैनेजर उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या हुआ, इस मैनेजर ने एक कस्टमर को मान लो 50 लाख रुपीस का लोन दिलवा दिया एक्सिस बैंक के बिहाफ में। क्या मैं कह रहा हूं, इधर देखो बेटा, बेटा यहां पे देखिए, इस मैनेजर ने कस्टमर को 50 लाख रुपए का लोन दिलवा दिया, इधर देखिएगा, ठीक है। एंड द वेरी नेक्स्ट डे, जैसे ही लोन अप्रूव हो गया, अगले ही दिन मैनेजर रिटायर हो गया, उसका टेन्योर पूरा हो गया, एंड ही रिटायर्ड फ्रॉम द बैंक, फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ बैंक। अब बताइए, क्या ये लोन वैलिड है या नहीं है? एकदम वैलिड है। और इसकी लायबिलिटी किस पे होगी, इसकी दायित्व तो किस पे आएगी, इसकी दायित्व तो एक्सिस बैंक पे आएगी, क्योंकि मैनेजर ने जो काम किया वो अपने लिए थोड़ी किया है, वो किसके बिहाफ पे काम किया है, एक्सिस बैंक के बिहाफ में काम किया है। तो उसके एक्शन और वर्ड्स, इसकी बाइंडिंग लायबिलिटी किस पे होगी, अनदर पर्सन पे होगी। एक्शन और वर्ड की बाइंडिंग लायबिलिटी किस पे होगी, अनदर पर्सन पे होगी। क्लियर हो गई बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये बात बार बार आ रही है, तो जानते हो, ये इसको पकड़ के बैठ जाओ तुम, क्योंकि ये सब फिर बुक में इस ढंग से मिलेगा नहीं, इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और आप मान के चलो, और आज की क्लास में, क्योंकि हम बेस को पहले बहुत मजबूत रखते हैं, उसके बाद टॉपिक को भगाना आसान हो जाता है। आज अगर आप अपने बुक को देखोगे ना, तो एक पेज भी आपका कवर नहीं हुआ होगा, और अगले 3 क्लास में ये टॉपिक खत्म है, 2 क्लास में, क्योंकि ये फाउंडेशन जिस समय मजबूत हो गया, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो टेस्ट नंबर 1 क्या है, एक्शन और वर्ड एक व्यक्ति कर रहा है, लेकिन ये उसका अपना नहीं है, ये किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा निर्देशित है, ये किसी दूसरे व्यक्ति के बिहाफ में कर रहा है, और इसकी लायबिलिटी दूसरे व्यक्ति पे होगी। दूसरा टेस्ट क्या है, टेस्ट नंबर 2,
टेस्ट नंबर 2, ये जो एजेंट है ये एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा समझिएगा, कॉन्ट्रैक्ट बनवाने की कोशिश कर रहा है। किसके बीच? एजेंट जो कॉन्ट्रैक्ट बनवाएगा वो किसके बीच बनवाएगा? अपने बीच और थर्ड पार्टी के बीच, या प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच? प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच। गौर से एकदम आप पकड़ लिए मेरी बात को। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप लोग का आंसर होगा एजेंट ये कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है अपना और थर्ड पार्टी का। नहीं, यहां पे क्या है, एजेंट जो कॉन्ट्रैक्ट बनवा रहा है, बनवा रहा है एजेंट, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच है? कॉन्ट्रैक्ट मीन समझौता। एजेंट एक समझौता करवाने की कोशिश कर रहा है अपने और थर्ड पार्टी के बीच। अपने और थर्ड पार्टी के बीच नहीं, किसके बीच? अनदर पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच, प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच। और जैसे कॉन्ट्रैक्ट बन गया, गौर से सुनिएगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बन गया एजेंट वैनिश हो जाता है, एजेंट की भूमिका खत्म हो जाती है। मैं क्या बोला हूं अभी तक आपको? एजेंट की भूमिका कब तक है? एजेंट की भूमिका तब तक है जब तक वो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच, देख रहे हो बेटा, प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच समझौता नहीं हो जाता। और जैसे ही समझौता हो गया, एजेंट का रोल खत्म हो गया। द रोल ऑफ एजेंट कम्स टू एन एंड। अब समझे थर्ड पार्टी और समझे प्रिंसिपल। अब समझे बैंक और समझे कस्टमर, समझे एलआईसी और समझे पॉलिसी लेने वाला व्यक्ति। एजेंट तो भाग गया, एजेंट तो खत्म हो गया, उसका काम यही था। आप देखते हैं ना, कभी कभी आप फील करते होइएगा, थोड़ा महसूस कीजिए ना बातों को। जब वो इंश्योरेंस वाला एजेंट आता है, कितनी चिकनी चौकड़ी बातें करता है आपके सामने। और जहां आप पेपर पे साइन कर दिए और माल दे दिए उसको चेक बना के, उसके बाद वो आपको दिखाई नहीं देगा, वो मिस्टर इंडिया हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा। लॉ ने भी कहा बेटा उड़ जा, तू दुनिया में रही मत, क्योंकि तेरा जन्म ही हुआ है प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी को के बीच संबंध बना देने को। ओ बस हो गया, बात खत्म। नहीं, ठीक है जी, उड़ गया हो। नहीं, खैर एक एग्जाम्पल हम देते, लेकिन आपकी उम्र का ख्याल रखते हुए हम इस बात को नहीं बोल पा रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे बोलते हुए, नहीं, लेकिन कभी तो मैं बोल ही दूंगा, लेकिन आज बोलने में मैं थोड़ा सा परहेज कर रहा हूं। मतलब आप कहिएगा तो नहीं बोलेंगे हम। क्या हो गया? हाँ, कुछ ठीक है ना? आज मैं इस बात को बस बोलने ही वाला था, लेकिन चूंकि मुझे समझ में आया कि आप अभी उतने बड़े एक्सपर्ट नहीं हुए हैं, तो ये उदाहरण हम नहीं दे पाएंगे। शायद अगली क्लास में, रुकना तो नहीं है, शायद हो ही जाएगा। चलिए, एजेंट का काम क्या है? दो व्यक्तियों को मिला देना। हेलो ओ भाई, एजेंट का काम क्या है? दो व्यक्तियों को मिला देना और उसके बाद खुद सीन से गायब हो जाना। यही काम है ना, तीसरा तो नहीं है। तो इसको लिखेगा तो एग्जामिनर खुश होगा कि नहीं होगा? बोलना तू, और बोलना भाई। हाँ, ऐसे बोला कर। और वेयर एजेंट establishes contractual relationship, किसके बीच में? जल्दी बताओ, बोल के लिखा करो। बिटवीन, क्या बोले? प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी। प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी। चलिए यहां पे एक एग्जांपल देखिए, इधर देखिए, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बनाता है। देखिए, इसमें दो ही बात आपको समझने की थी, जो हमने हाईलाइट कर दिया ना, उसी को समझना है। और यहां पे किसको समझना है?
कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, यहां पे एक्शन वर्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन, मतलब ये सबको एग्जाम में लिखना है। और यहां पे क्या लिखना है? कॉन्ट्रैक्चुअल। कॉन्ट्रैक्ट मींस समझौता, ये अपने मालिक का, अपने प्रिंसिपल का तीसरे व्यक्ति के साथ समझौता बना देगा। मोबाइल वाले ने क्या किया? दुकानदार ने एक कस्टमर को लाया और उसको मोबाइल का डब्बा बेच दिया। अब समझे एप्पल कंपनी या समझे कस्टमर? बीच में जाके मोबाइल के दुकानदार को छेड़िएगा, कहेगा पहले बाहर निकल, मेरा काम है था डब्बा बेचना, मैंने डब्बा बेच दिया। यही बोलेगा, डब्बा मेरा काम था बेचना, मैंने बेच दिया, जाओ एप्पल के सर्विस सेंटर में, आईफोन के सर्विस सेंटर में जाओ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब यहां पे समझिए कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी का बना। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लें, ठीक है, मान लीजिए एक कंपनी है, तो कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन होता है, कृत्रिम मानव होता है। कंपनी क्या करेगा? कंपनी के एक डायरेक्टर है, कंपनी के बिहाफ में जो व्यक्ति काम करता है, डायरेक्टर, इंप्लॉइज वगैरह होता है, सुनिएगा, और एक थर्ड पार्टी, गौर से समझना। तो डायरेक्टर गया कंपनी के बिहाफ में फर्नीचर परचेज करने, डायरेक्टर कंपनी के लिए फर्नीचर परचेज करने गया, कीर्तिनगर मार्केट में चला गया, बहुत अच्छे फर्नीचर मिलते हैं वहां, दिल्ली में फेमस है ना। और उसने फर्नीचर थर्ड पार्टी से खरीदा, फर्नीचर सेलर से खरीदवाया, और फर्नीचर बिल में नाम कंपनी का था। बिल जो परचेज हुआ ना, उसमें नाम किसका है? कंपनी का है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच बना? कंपनी और थर्ड पार्टी के बीच। मतलब वहां पे जो भुगतान करना होगा, वो भुगतान डायरेक्टर को करना होगा या कंपनी को करना होगा? कंपनी को करना होगा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने तक, आप आगे भी लिख सकते हैं, मैं लिख ही दूंगा बल्कि अभी, एजेंट का मौजूदगी तब तक है जब तक प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, समझौता नहीं हुआ है। और जैसे ही समझौता हो गया, एजेंट का रोल क्या हो गया? खत्म हो गया। आई होप आई एम क्लियर टू यू। रोल ऑफ एजेंट कम्स टू एन एंड। मतलब एजेंट केवल इसी बात के लिए था कि वो अपने मालिक को, अपने प्रिंसिपल को थर्ड पार्टी के पास जाके पहुंचा देता। एजेंट, द रोल ऑफ एजेंट, सेकेंड पॉइंट में ही कहेंगे, द रोल ऑफ एजेंट वैनिसेस, खत्म हो जाता है, व्हेन वेयर कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप is established between principal and third party. The role of agent vanishes or where contractual relationship is established between principal and third party. क्लियर है? आई होप आई एम क्लियर टू यू। तो एक बात का बेटा ध्यान रखना है, दोनों टेस्ट में आपको क्लियर होना पड़ेगा। आप सीए का एग्जाम पास कर रहे हैं, फाउंडेशन का, तो ऐसा थोड़ी है कि आप केवल अकाउंट्स में पास कर रहे हैं, मैथ्स में पास कर रहे हैं, आपको लॉ में भी पास करना होगा, इको में भी पास करना होगा, चारों पेपर का एग्जाम क्लियर करना होगा। तो वही बात यहां पे है, ये दोनों एग्जामिनेशन है, इन दोनों को पास करना होगा। पहला क्या कहता है? एक्शन और वर्ड की जिम्मेवारी किसकी है? थर्ड पार्टी की है, सॉरी अनदर पर्सन की है, मतलब प्रिंसिपल की है। और दूसरा क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया एजेंट ने प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच, और खुद खत्म हो गया। जब ये दोनों बातें हो तब आपका मान के चलिएगा क्या? एजेंसी एग्जिस्ट्स। ठीक है जनाब? तो आज तो हमें लगता है यहाँ तक आनी चाहिए। अगली क्लास में बहुत, और थोड़ा अभी नवरात्रि का भी समय चल रहा है,
हमारा भी चल रहा है, देख ही रहे होइएगा, थोड़ा हिसाब किताब वैसा ही चलता है। नहीं, हमारे भाई बंधु लोग अभी अपना फेस्टिवल निभा के खत्म हुए हैं, अब हम भी चल रहे हैं अपने पे। हम भी आपके हेलो वेडनेसडे तक हम भी क्लियर हो जाएंगे। नवमी है, उसके बाद अपना है, लेकिन उस बीच में आपकी जो क्लास पड़ेगी पूरी पूरी क्लास होगी जनाब। और अगली क्लास तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जो हमारे कुछ खास बच्चे हों उस समय तक एडमिशन लेके क्लास में बैठी जाइए क्या। तो आज की बात आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।